Hello students and welcome back to your channel Medical Success. So on continuing our English की सीरीज़, आज हम करने वाले हैं अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स। अब लाइव जो थी वो बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू, कुछ वॉइस में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो लाइव को बंद करना पड़ा हमें। देन कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास विद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जहाँ पे ये आपके कुछ 100 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं अच्छी तरह, ताकि आपका पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो कि इजी हो एंड आप इजीली कर पाएँ। सबसे पहले आपको फेज जो दिया जाएगा फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको अच्छे से पढ़ना है, मतलब समझना है, एंड देन फिर आपको वन वर्ड के लिए जो वहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, उसमें से करेक्ट चूज़ करना होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन वहाँ करेक्ट है। सबसे पहले फर्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होने वाला है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज़। तो एक सॉल्यूशन जो सभी बीमारियां और सभी परेशानियों से हमें बचाए, सबसे दूर कर दे, तो वो हमारा वन वर्ड में क्या होगा। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़ का हमारा वन वर्ड हो जाएगा पैनैकिए, जिसका हिंदी में मतलब होता है रामबाण इलाज। देन सेकंड इज़ बिलोंगिंग टू सम टाइम, किसी एक समय से ताल्लुकात रखना, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, या फिर एक कोई व्यक्तित्व है जो किसी और के साथ उसी सेम एज में रह रहा है। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, कंटेम्प्रेरी, जिसका हिंदी में होता है समकालीन, यानी सेम समय में, सेम टाइम में। देन थर्ड इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, का वन वर्ड हो जाएगा ऑब्सोलेट, जिसका हिंदी में होता है अप्रचलित, यानी कि जो चीज़ चल नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया, नो लॉन्गर इन यूज़, काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है, प्रचलित नहीं है, यानी कि जैसे विंटेज कार्स हैं, अभी वो प्रचलित नहीं हैं, बट उस टाइम पर वो काफ़ी प्रचलित थी, ऑब्सलीट हो चुकी हैं वो। देन नेक्स्ट इज़ इनविटेबल, सो दैट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और सर्टेन टू हैपन, जिसको हम टाल नहीं सकते, जो चीज़ टाली नहीं जा सकती, जो अटल है, उसको हम बोलते हैं इनविटेबल। देन स्टोइक आपका हो जाएगा ए पर्सन हु एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। तो एक वह व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत दर्द सहता है, बिना अपनी फीलिंग्स को दिखाए या फिर बिना कंप्लेन करे, उसको वन वर्ड में हम बोलते हैं स्टोइक, जिसका हिंदी में मतलब होता है सहनशील व्यक्ति। देन नेक्स्ट इज़ योर एवियरी। एवियरी आपका होता है प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पर पंछियों को रखा जाता है, वो आपकी एवियरी होती है, यानी कि चिड़ियाघर। देन ओमनिसिएंट आपका होता है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि सर्वज्ञानी, जिसे सब कुछ पता है, वो आपका ओमनिसिएंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। अब कार्टोग्राफर होते हैं वे व्यक्ति हु ड्रॉज और मेक्स मैप, जो मैप वेप बनाते हैं, वो आपके कार्टोग्राफर होते हैं। देन नेक्स्ट इज एलिजिबल इज हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जिस चीज़ को आप, जिस हैंड राइटिंग को आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी, जो पढ़ना मुश्किल है, अपठनीय है, तो वो आपकी हो जाएगी एलिजिबल, यानी इलिजिबल। देन नेक्स्ट इज एमेच्योर इज़ वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशन की तरह ना खेलकर जो अपने मज़े के लिए, अपने प्लेजर के लिए खेलते हैं, वो उन्हें हम बोलते हैं एमेच्योर, यानी कि शौकीन व्यक्ति। देन नेक्स्ट इज़ आपका कॉर्नोलॉजी। एक अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स का एक ऑर्डर में होना, जिस तरह आपकी को, जैसे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है, वहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी सारी चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं,
तो एक अरेंजमेंट होता है उस इवेंट का या उस डेट पर जो भी चीज़ें होनी हैं वो एक ऑर्डर में, तो उसको वन वर्ड में हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। देन नेक्स्ट इज इनऑडेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि जिसे सुना नहीं जा सकता, जो सुनी नहीं जा सकती, वो आपकी हो जाएगी इनऑडेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनी नहीं गई है, सुनी नहीं जा सकती। द नेक्स्ट इज कंपाइल्स, यानी कि ए पर्सन हु हेल्प अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, या फिर ए पार्टनर इन अ क्राइम। सो जो अपराधी के साथ में उसका सह अपराधी होगा वो आपका होगा ए कंपाइल्स, उसको बोलेंगे, यानी जो भी व्यक्ति क्राइम कर रहा है, कमिट कर रहा है क्राइम को, उसकी हेल्प करने वाला जो होगा वो आपका ए कंपाइल्स होगा। देन नेक्स्ट इज एथिस्ट। अब एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान के होने में विश्वास नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं। सो वन हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आर कॉल्ड एथिस्ट। देन नेक्स्ट इज आपका कैनिबल। अब कैनिबल होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, यानी मनुष्य का मीट खाते हैं, वो आपके कैनिबल होते हैं। तो ये पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश आर कैनिबल। देन नेक्स्ट इज constellation is a group of stars that form a space in the sky and has a name. So constellation जो होता है आपका, constellation आपका वो ग्रुप होता है स्टार्स का जो कि स्काई के अंदर कोई शेप फॉर्म करते हैं, यानी जैसे आपके जो राशियाँ जो होती है उसके अकॉर्डिंग जब आपका दिखाया जाता है कि स्टार्स की जो शेप्स दिखाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके एक पूरा जो नक्षत्र होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। द नेक्स्ट इज़ आपका इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो होते हैं वो होते हैं जो कि अपनी कंट्री छोड़ चुके होते हैं और दूसरी कंट्री में रहते हैं। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनोदर कंट्री। तो जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में रहें वो आपके इमिग्रेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ आपका हो जाता है गुलीबल। अब गुलीबल कौन होते हैं? वन हु इज़ इजीली डिसाइव्ड, यानी जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, वो आपके गुलीबल होते हैं। देन ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक लाइफ हिस्ट्री होती है किसी पर्सन की, उसके ऊपर जो लिखी गई, यानी जैसे डिफरेंट हैं आपकी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है, संजय दत्त के ऊपर है, एंड काफ़ी फेमस इंडिविजुअल्स के ऊपर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है जो उनकी ही लाइफ के ऊपर, उनकी जो हिस्ट्री लिखी जाती है पूरी, उनकी बर्थ से लेकर लास्ट तक जो उनके साथ हुआ वो जो लिखा जाएगा, या फिर बर्थ से लेकर जब तक वो हैं अभी, जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवा रहे हैं तब तक की जो उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है, जो उनके बारे में वो लिखा जाता है। देन नेक्स्ट इज़ योर एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस वह होते हैं, वह एनिमल होते हैं जो आपके पानी के अंदर और ज़मीन के ऊपर दोनों में रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन के अंदर एंड ज़मीन के ऊपर एंड पानी के अंदर दोनों में रह सकते हैं, वो आपके एम्फीबियंस होते हैं। द नेक्स्ट इज़ योर बुकेट। तो आपका जो एक फ्लावर्स का जो एक प्रेजेंट के लिए फ्लावर का एक गुच्छा पूरा तैयार करके बनवाया जाता है, वो आपका होता है बुकेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुलदस्ता। उसके बाद हम बात करें एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी साइंस की वह स्टडी है जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स एंड वर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। उसके बाद हम बात करें एक्सोनरेट। सो एक्सोनरेट वो होते हैं टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। सो जैसे बाइज्जत बली हो जाना, दोष मुक्त करना किसी को, वो आपका बोला जाता है एक्सोनरेंट। यानी कि जैसे कि किसी के ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं, वहीं जज अगर उसे सुना देता है कि अब आप पूरी तरह दोष मुक्त हैं, एक्सोनरेट हैं, तो इसका मतलब जो उसके जितने भी ब्लेम्स थे उसके ऊपर वो सब से वो फ्री कर दिया गया है। देन नेक्स्ट इज़ हिपोक्रिस्ट। हिपोक्रिस्ट क्या होता है?
अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट। सो जो कोई वह व्यक्ति जो वह खुद नहीं है पर वो किसी और के जैसा बनने की कोशिश करे, किसी और की नकल करे, वह आपका हिपोक्रेट बोला जाता है। देन इज़ मिंट। अब मिंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। वन वर्ड मिंट जो है वो उसका फेज होता है अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब जहाँ पर आपका मनी जो कॉइन होते हैं, मनी जो बनता है, पैसा जो छापा जाता है, बनाया जाता है, वहाँ उस जो मील्स होती हैं वो उन्हें बोलते हैं मिंट, यानी कि वो मनी मिंट होती हैं। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो कॉइन कलेक्टर्स होते हैं वो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए जो वो छोटे कॉइन्स को, यानी कि अगर जैसे कोई 5 रुपये का कॉइन है, कोई एंटीक 50 पैसे का कॉइन है, तो उसके लिए जो उसकी वैल्यू डिसाइड होती है वो उसके मिंट पर डिसाइड होती है कि ये मिंट जो है, अब इंडिया में 4 ही मिंट थी हैं, जो कि आपकी हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट ये सब हैं। सो वो देखा जाता है कि वो कौन सी मिंट का बना हुआ कॉइन है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो मिंट जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करें ओपेक्यू की। अब ओपेक्यू मीडियम वह होता है जो कि जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, जिसके थ्रू लाइट हमारी पास नहीं हो सकती, वो हमारा ओपेक्यू मीडियम होता है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अपारदर्शी यानी ओपेक्यू। देन हम बात करें ऑप्टिमिस्ट, तो आपने ये भी सुना होगा ऑप्टिमिस्ट पीपल है, बहुत ऑप्टिमिस्ट पर्सन है। ऑप्टिमिस्ट मतलब कि वह व्यक्ति जो दूसरों में केवल अच्छाई देखता है। और वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो सभी की बस अच्छी चीज़ें देखता है, वह आपका ऑप्टिमिस्ट कहलाता है इन वन वर्ड। देन नेक्स्ट हम बात करें एक्वेरियम की। सो एक्वेरियम एक ग्लास टैंक होता है जहाँ पर मछलियाँ और पानी के कुछ प्लांट रखे जाते हैं, उसे हम एक्वेरियम बोलते हैं, जिसे हिंदी में मछली घर भी बोला जाता है। देन बात करें एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक वह एनिमल और प्लांट्स को बोला जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक वह टर्म है जो कि यूज़ होता है फॉर दोज एनिमल्स एंड दोज प्लांट्स जो कि या तो पानी में बड़े हुए हैं, पानी में रह रहे हैं, या फिर जो पानी के बिल्कुल पास में ही रह रहे हैं, या पैदा हुए हैं, या वहाँ पर बढ़ रहे हैं। देन हम बात करें आर्कियोलॉजी की, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी सर्वेज, आपने ये सुना होगा वर्ड। तो जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, पुरातत्व होते हैं, उसके लिए आर्कियोलॉजी वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि जो साइट्स होती हैं, जो जगह होती हैं, वहाँ की खुदाई करके, वहाँ को एक्सप्लोर करके जो ह्यूमन हिस्ट्री या उनकी प्री हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसको आप आर्कियोलॉजी बोलते हैं। देन बात करें आर्चीव की। सो जैसा कि आपके इंस्टाग्राम में भी आर्चीव का फीचर होता है, ये भी कुछ उसी तरह आर्चीव है, जिसका मतलब होता है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप, जहाँ पे आपके पर्सनल, आपके गवर्नमेंटल या फिर कि आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, वह आपकी आर्चीव होती है, यानी कि अभिलेखानगर हिंदी में जिसे हम बोल देंगे। देन उसके बाद हम बात करें बिब्लियोफिल, तो बिब्लियोफिल वह होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं, वह मनुष्य होते हैं जिन्हें किताबों से बहुत प्रेम होता है, जो पुस्तक प्रेमी होते हैं। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज़ कॉल्ड बिब्लियोफिल। देन बात करें हम बोटैनी की। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड बोटैनी। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिटिल की, तो ब्रिटिल क्या होता है, हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, यानी कि जो बहुत मजबूत है बट वो आसानी से तोड़ा जा सकता है, वह आपका ब्रिटिल होता है। यानी ब्रिटिल, अगर आप मेटल की बात करें तो ब्रिटिल के अंदर भी मेटल्स होते हैं काफ़ी, जो ब्रिटिल मेटल होते हैं, जो कि बहुत हार्ड होते हैं बट वो ईजिली तोड़े जा सकते हैं। यानी उनका जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत हार्ड स्टेट है बट वे ईजिली ब्रोकेबल हैं। देन हम बात करें कारवान की, तो कारवान क्या होता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि एक कारवां हमारा रेगिस्तान में गश्त मारने गया है। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मान लो, एक ग्रुप ऑफ पीपल मान लो, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, यानी वो ट्रेड के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा। तो वो जो रेगिस्तान के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कारवां। उनका होता है पूरा कारवां बोला जाता है वो,
या फिर दूसरा हम बोलें तो ये आपका हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी भी हम इसको बोल सकते हैं कारवान को, कि जिप्सी के लिए जो उसके ऊपर शेल्टर लगा दिया जाता है वो भी आपका कारवां ही बोला जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोफोबिया की। तो हाइड्रोफोबिया क्या है? जो पानी से डरते हैं बहुत, तो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोफोबिया। देन हम बात करें आपका इन्विजिलेटर की। तो इन्विजिलेटर आपने देखा ही होगा, एग्ज़ाम टाइम पर इन्विजिलेटर आपकी क्लास में होते हैं एक, जो कि आप सभी पर नज़र रखते हैं कि आप चीटिंग ना कर लें। तो इन्विजिलेटर क्या करता है? पर्सन है जो कि आपको एग्ज़ाम के ड्यूरिंग सुपरवाइज करता है। देन उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इज़ क्लेप्टोमीनिया। तो क्लेप्टोमीनिया वह पर्सन होता है जिसे चोरी करने की आदत होती है, जिसे बीमारी होती है। क्लेप्टोमीनिक पर्सन इज़ दैट पर्सन, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, यानी उसे चोरी करने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, उसे आदत नहीं लग चुकी है, उसे वो बीमारी बन चुकी है। देन हम बात करें नेक्स्ट इज़ मीसोगाइनिस्ट। अब मीसोगाइनिस्ट वह व्यक्ति होते हैं, वह पर्सन होते हैं जिन्हें औरतें पसंद नहीं होती। हु डिसलाइक्स वुमन आर कॉल्ड मीसोगाइनिस्ट। देन नेक्स्ट हम बात करें पेडेस्ट्रियन की। तो पेडेस्ट्रियन क्या होता है? जो आपका रोड साइड में जो साइड वॉक होती है वो आपका पेडेस्ट्रियन होता है, जहाँ पर आपके व्हीकल्स नहीं चल सकते, बाय फुट आपको वहाँ चलना होता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इज़ वेटेरियन। सो ए पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सप्रेस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी। सो एक व्यक्ति जो कि एक किसी एक्टिविटी में काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है और वो काफ़ी उसमें एक्सपीरियंस्ड है, उसको हम बोलेंगे वेटेरियन, यानी कि हिंदी होती है इसकी अनुभवी, बहुत अनुभवी है। देन नेक्स्ट इज़ एमनीशिया। अब एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया आपकी एक साइकेट्रिक डिसीज़ है जो कि आपका टोटल लॉस और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी है, जिसमें आप भूलने की बीमारी हिंदी में बोल सकते हैं। तो थोड़ी भूलने की बीमारी या फिर कम्प्लीटली भूल जाने की बीमारी को आप बोलते हैं एमनीशिया। देन एनोमनस वह होते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता होता। हुज नेम्स आर नॉट नोन और एन अननोन फिगर एंड नोन ऑथर आर कॉल्ड एनोमिनस। देन इज़ टी टोटलर अ पर्सन हु नेवर टेक अ अल्कोहल ड्रिंक्स। तो एक टी टोटलर क्या होता है? वह व्यक्ति जिसने आज तक अपनी संपूर्ण ज़िंदगी में कभी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं ली है, कभी उसने जो मदिरा का सेवन नहीं किया है, वह आपका होता है टी टोटलर। देन नेक्स्ट इज़ एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या होता है? किसी भी एक मेडिसिन को न्यूट्रीफाई कर देता है, यानी कि अगर आपका कोई पोइज़न आपने ले लिया तो उसके लिए मेडिसिन ली जाती है ताकि जो आपका वो पोइज़न है वो न्यूट्रलाइज हो सके, नलीफाई कर सके उसके इफ़ेक्ट को, वह मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीडोट। देन नेक्स्ट इज़ योर एर्सेनल। अब एर्सेनल क्या होता है? एर्सेनल ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्मी एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर। तो एर्सेनल क्या होता है? एर्सेनल वह जगह है, वह एक कमरा है जहाँ पर आपकी जो मिलिट्री के हथियार हैं या फिर मिलिट्री के जो सामान हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं। देन इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट इज़ ऑडिटर। अब ऑडिटर क्या होते हैं? वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सो जो हिसाब किताब की जांच करने वाला होता है वो आपका ऑडिटर होता है। जैसे कभी कभी कॉलेजेस में भी ये होता है और किसी बिजनेस में भी ये होता है कि आज ऑडिटर का राउंड होने वाला है, सो आप अपना जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंटल वर्क है वो सब आप एक्यूरेट कंप्लीट कर कर रखें ताकि कोई भी गलती उसमें ना निकल पाए। देन हम बात करें बाइलिंगुअल की। सो बाइलिंगुअल आपको पता ही होगा, इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बाइलिंगुअल आने वाला है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा। तो बाइलिंगुअल का मतलब वही होता है एक पर्सन जो कि आपका दो लैंग्वेज जानता हो, दो लैंग्वेज बोल सके, उसको हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। देन कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जो कि केवल हार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है, यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर की, वैसे तो एमबीबीएस वो पहले करते हैं, देन वो फिर एमडी करते हैं विद अ स्पेशल, किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करके, किसी एक टॉपिक को, किसी एक पार्ट को चूज़ करके, देन वो उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। बट बेसिकली सभी रेजिडेंशियल डॉक्टर तो होते ही हैं, वो नॉर्मली मेडिसिन तो दे ही सकते हैं,
बट यहाँ पर लिखा गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है जो कि अपनी स्टडी करी है उसने हार्ट डिसीज़ की ट्रीटमेंट को करने के लिए। सो वह डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होगा हार्ट डिसीज़ के अंदर, उनको ठीक करने के अंदर, वह आपका कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कोरियोग्राफर की। सो कोरियोग्राफर कौन होते हैं? कोरियोग्राफर आर वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन अ डांस। सो एक डांस के अंदर जो आपके स्टेप्स उठने हैं, जो आप डांस स्टेप करेंगे, उन डांस स्टेप्स को या उन मूव्स को जो प्लान करता है वह आपका कोरियोग्राफर होता है। द नेक्स्ट इज़ कलीग। अब कलीग कौन होते हैं? एक पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम लेवल। सो एक वह व्यक्ति जो आपके साथ ही, आपके साथ, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आपके साथ वर्क कर रहा है। जो कार्य आपका है वही कार्य उसका है, जो काम आप करेंगे वही काम वो करेगा। तो आपके साथ काम करने वाला आपका सहकारी जो होगा वह आपका इंग्लिश में वन वर्ड में कलीग होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन। इज कॉन्ग्रीगेशन एन असेंबली ऑफ वर्कशिपर्स, यानी कि जो प्रार्थना करने वालों की जो एक असेंबली होती है, ग्रुप होता है पीपल्स का, जो एक साथ किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक प्लेस पर इकट्ठा होकर जो पूजा अर्चना करते हैं या फिर उस पर बातचीत करते हैं अपने धर्म के ऊपर। सो वो आपका बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि एक धार्मिक सभा। देन नेक्स्ट हम बात करें इज़ डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स। सो आपकी जो जनसंख्या एक होती है उसके बारे में, डेमोग्राफी के बारे में बात करें, जहाँ आपकी पॉपुलेशन की स्टडी हो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। देन डर्मेटोलॉजी क्या होती है? डर्मेटोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, आप एज ए नर्सिंग स्टाफ बनेंगे और आप मेडिकल फील्ड में आने वाले हैं तो यू विल अवेयर ऑफ दीज कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी जो होती है आपकी स्किन रिलेटेड डिसीज़ की साइंटिफिक स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो वो डॉक्टर होते हैं जो डर्मेटोलॉजी वाले पेशेंट के साथ में डील करते हैं, जिनको डर्मल प्रॉब्लम्स हैं उनसे ट्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ ड्रॉ। सो ड्रॉ होता है अ गेम इन विच नो वन विन्स, यानी आप ये भी सोच सकते हैं कि ये ड्रॉ यूज़ हुआ है आपकी चित्रकारिता के लिए, आप कुछ बना रहे हैं, वह ड्रॉ भी ये हो सकता है। बट दिस ड्रॉ इज़ फॉर दैट, जहाँ पे आप भी खेल रहे हैं मैं भी खेल रहा हूँ और कुछ परिणाम दोनों का सेम रहे तो आपका वहाँ पे मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, उसका कोई रिज़ल्ट एक नहीं आएगा, यानी एक जीत नहीं मिलेगी। वहाँ दोनों ही बंदे सेम स्कोर पर थे तो मैच वो ड्रॉ हो गया। यह वही ड्रॉ है, यानी कि एक गेम जिसके अंदर में कोई भी ना जीता हो। देन उसके बाद में बात करें एडिबल की। सो एडिबल ए थिंग फिट टू बी ईटन, यानी एडिबल वह टर्म है जो कि फिट है किसी चीज़ को खाने के लिए, या वर्ड वहाँ पे फिट होगा जहाँ पे आपकी जो भी खाने की चीज़ है उसको हम एडिबल बोल सकते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी उसमें पढ़ा भी होगा, जो ऑयल्स होते हैं उन पे लिखा होता है एडिबल ऑयल, है ना, इस तरह। देन नेक्स्ट हम बात करें एपिग्लो की। तो ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। तो एक जो प्ले होते हैं, जो स्टेज होती हैं उन पर जो प्ले होते हैं उनमें लास्ट में जब कुछ स्पीच जो बोली जाती है, शॉर्ट स्पीच, उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। यानी जैसे जो आपके प्ले के दौरान बोले गए थे वो थे डायलॉग्स, एंड बिल्कुल लास्ट में जब प्ले आपका ख़त्म हो गया उसके बाद में जो थोड़ा सा उसका विवरण दिया जाएगा वो आपका होता है एपिलॉग, यानी उपसंहार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें फैटल की। सो फैटल होता है आपका कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कि डेथ में, मरने के साथ मरना या फिर ज़िंदगी का ख़त्म होना, वो आपका फैटल होता है। फैटली डेथ होती है सबकी ज़्यादातर। सो ये होता है घातक, इस फैटल जो आपने सुना भी होगा, जो आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस हैं जो कि काफ़ी फैटल हैं टू ह्यूमन हेल्थ, जैसे कि कोरोना वायरस भी काफ़ी फैटल था जिसकी वजह से इतनी डेथ्स हुई थी। देन हम बात करें नेक्स्ट इज़ होरिजन। तो होरिजन क्या होगा? एक लाइन है जो कि लैंड एंड स्काई में सीम्स टू मीट, जो लगती है मिलेगी बट मिलती नहीं, वह आपकी होरिजन होती है, यानी क्षितिज रेखा जिसको आप इसके अंदर मैप के अंदर में बोलते हैं। इस क्षितिज रेखा, ए लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी जहाँ पे आपको दिखे कि आपको लग रहा है कि ज़मीन और
आपकी जो भूमि है, भूमि और जो स्काई है यानी आसमान है वो मिल रहे हैं, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देन इज इलिटरेट, अब इलिटरेट होते हैं अनपढ़, द वन हु कैन नॉट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज इलिटरेट। देन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यचकित, यानी जिस पे यकीन ना किया जा सके, अविश्वसनीय। सो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे यकीन ना हो, यकीन ना किया जा सके, इज इनक्रेडिबल। देन इंसोमिया, एंड इंसोमिया इज़ अ कंडीशन आपकी जहाँ पे आप अनेबल होते हैं सोने के लिए, आपको नींद नहीं आती, तो आपको इंसोमिया है। देन नेक्स्ट इज़ इंट्रोवर्ट, तो मैनी पीपल जो हैं वो कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो कि अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, दोस्त बनाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना पसंद करते हैं। वहीं उसका उल्टा होता है इंट्रोवर्ट, यानी कि बहुत शांत स्वभाव से रहने वाला, ना किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखना, किसी दूसरे के साथ शेयर ना करना। और दैट काइंड ऑफ पीपल जो कि किसी से मिलना पसंद नहीं करते, वह आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे कि इसका फेज़ है क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टिंग इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स दैन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, यानी कि एक वह शांत व्यक्ति जो कि अपने खुद के थॉट्स और फीलिंग्स के साथ ही खुश है, इस दूसरे व्यक्ति के साथ समय बिताने से ज़्यादा। देन नेक्स्ट इज़ आपका सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून, यानी जो आफ्टरनून में सिनेमा शो लगाए जाते थे उन्हें बोलते थे मैटनी। देन नेक्स्ट इज़ योर ऑर्किड, ऑर्किड होता है पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, तो जहाँ पर आपके ऑर्किड होते हैं, यानी कि आपके वह फल और खान, यानी फल के बगीचे जो बोल सकते हैं हम, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्किड। देन नेक्स्ट इज़ योर साइकोलॉजी, अब आपका जो फर्स्ट ईयर होगी, फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपका सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आफ्टर योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में के बाद में आपका दूसरा सब्जेक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होता है, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सो साइकोलॉजी होती है आपके माइंड की एक साइंटिफिक स्टडी, और कैसे आपका बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उन सब की स्टडीज़ को हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और उन्हीं को साइकोलॉजी भी हम बोल देते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें सीथ की, तो सीथ क्या होती है, सीथ होती है आपकी मयान, यानी आपकी तलवार जिसके अंदर रखी जाती है, एक क्लोज फिटेड कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ, कवर फॉर अ ब्लेड ऑफ अ वेपन और अ टूल। तो जो एक कवर होता है, क्लोज फिटेड कवर होता है किसी तलवार के लिए, किसी चाकू के लिए, किसी ब्लेड के लिए, किसी हथियार के लिए, उसे हम सीथ बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ योर एक्रोनोमी। सो एक्रोनोमी एक एब्रीविएशन है फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। सो एक्रोनोमी जो है आपका एक वह वर्ड होता है जो कि आपके कुछ वर्ड्स के इनिशियल पार्ट से लिया जाता है, एंड वो आपका फुल वर्ड की तरह वहाँ वर्क कर देता है। देन नेक्स्ट इज़ योर एलाइन। अब एलाइन क्या होती हैं, ए पर्सन बिलोंग टू अ फॉरेन कंट्री और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। सो एक एलियन वह है जो कि किसी और कंट्री से है या फिर किसी और जगह से है, जो आपके जैसा नहीं है, आपसे डिफरेंट है, जैसे आप हैं वैसा नहीं है। और फ्रिक्शन बिगेन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक किसी दूसरे ग्रह से भी, दूसरे वर्ल्ड से भी वह हो सकता है, तो एक अजनबी को हम एलियन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ओवर एंकर, तो एक पर्सन जो कि प्रेजेंट करता है आपके किसी रेडियो पे या टीवी पे प्रोग्राम्स को, यानी रेडियो पे तो आप उसको आरजे यानी कि रेडियो जो कि बोल देते हैं, बट एंकर होता है वह जो आपका जो प्रोग्राम है उसको प्रेजेंट करता है, इज़ एंकर। देन एंटीपैथी, एंटीपैथी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, यानी कि दो लोगों के बीच में घृणा होना, एक दूसरे को नापसंद करना, इज़ देयर एंटीपैथी। देन इज़ एपायरी, यानी एपायरी होती है आपकी जहाँ पे आपकी मधुमक्खियों को रखा जाता है, जिस जगह पे प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड इज़ एपायरी। उसके बाद हम बात करें बेल की, सो एक लार्ज बंडल बॉन्ड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ होता है, उसको हम गट्ठे को हम बोलते हैं बेल। देन बुरो इज़ अ होल
एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्रिलिंग। जैसे कि आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि आपको जो रैबिट है वो बोरों में रहते हैं, यानी बिल बनाकर रहते हैं। सो बिल होता है आपका बोरो। देन इज़ कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज़ कैलीग्राफी, और कैलीग्राफर होता है पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यानी अगर मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो कि है नहीं, बट अगर मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग लिख सकता हूँ, तो मैं एक कैलीग्राफर हूँ। वहीं जो मैं राइटिंग सुंदर लिख रहा हूँ वह मेरी एक आर्ट है, जो कि हम बोलेंगे उसे कैलीग्राफी। उसके बाद हम बात करें कार्निवोरस की। सो कार्निवोरस आर दोज एनिमल हु कैन ईट मीट, जो डायरेक्टली मीट ही खाते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं हमारे। देन नेक्स्ट हम बात करें ईगोइस्टिक, यानी ईगोइस्टिक ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, या फिर वो दूसरे से चिढ़े। तो ईगोइस्टिक वह होता है जो अपने बारे में ही बड़ा चढ़ाकर बातें करता रहता है, इस ईगोइस्टिक। देन इसी तरह आपके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप ऐसे ही और देख सकते हैं, ये आपके सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। एंड टेलीग्राम का लिंक चैनल के बायो में भी है, एंड आपके कमेंट सेक्शन में भी मैं आज पिन कर दूंगा वीडियो को डलते ही। तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे पहले से ही हैं जिनके डाउट्स चलते रहते हैं। सो अगर आप चाहें तो आप भी टेलीग्राम पर डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है जो आपको पर्सनली पूछना है, सो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी पर्सनली आईडी पे जाकर हमको कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद में हम चलते हैं अब साइनोनियम की तरफ। देन नेक्स्ट विल बी आवर साइनोनियम। सो इसी क्लास के अंदर आज हम साइनोनियम एंटोनियम जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा कवर हो सके, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी। तो अगर आपको स्पीड कम करनी हो, मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि मैंने कमेंट देखा था, वहाँ पर एक बच्चे का कमेंट ये भी था कि स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, तो मैं वैसे तो बहुत स्लो ही बोलता हूँ, बट अगर फिर भी आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो जो सेटिंग्स में ऑप्शन होता है वहाँ से आप स्पीड कम कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा, पर वही है क्योंकि काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी सुनना, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो सब सुनने वाली ही होती हैं। तो जल्दी जल्दी सुन के, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, बस आपको रिवाइज़ करना है, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें डीपली बैठने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, वहाँ से आपको ईजिली हेल्प मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने साइनोनियम्स को। सो फर्स्ट वर्ड इज़ एक्यूरेट। अब एक्यूरेट का हिंदी में मतलब होता है आपका शुद्ध, एकदम सटीक, इज़ एक्यूरेट। सो इसके एक्यूरेट के साइनोनियम्स आपके हो जाएंगे प्रिसाइज, करेक्ट और एग्जैक्ट। देन इज़ बेफल। अब बेफल होता है यानी कि चकरा देना, है ना। अब चकरा देना, बेफल का आपका साइनोनियम्स हो जाएंगे पजल, कंफ्यूज और प्रिप्लेक्स। देन आपका चायोज, तो आपका चायोज होता है, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, ओके। देन चायोज इज़ आपका अराजकता, यानी कि डिसऑर्डर रखना, कन्फ्यूज़न होना, अराजक तत्व होते हैं जो, उस तरह आप समझ सकते हैं इसे, चायोज पीपल्स, अराजक तत्व। तो अराजकता फैलाना इज़ डिसऑर्डर्ड, मिक्सअप, कन्फ्यूज़न, टर्मोइल और डिसैरी। देन बात करें डिफ़र की। सो डिफ़र होता है आपका किसी चीज़ को टालना। सो पोस्टपोन्ड एंड डिले भी आपका हो जाता है टालना। उसके बाद हम बात करें हर्डल की। हर्डल होता है आपका बाधा, किसी चीज़ में बाधा आना, हर्डल डालना। एंड उसका जो आपका हो जाएगा साइनोनियम्स आर ऑब्स्टिकल और इम्पीडेमेंट। सो इम्पीडेमेंट एंड ऑब्स्टिकल जो हैं वो आपके हर्डल हो जाएंगे। देन इज़ अचीव, यानी कि किसी चीज़ को पा लेना, अचीव कर लेना। इसके साइनोनियम आपके हो जाएंगे एक्म्प्लाइज और सक्सीड, किसी चीज़ में सफल हो जाना, सक्सीड हो जाना, किसी चीज़ को पा लेना। देन इज़ योर कैटस्ट्रोफी, यानी कि तबाह हो जाना, आपदा आ जाना, इज़ कैटास्ट्रोफी। एंड दैट साइनोनियम्स आर calamity, ट्रेजिडी और डिज़ास्टर। देन इज़ योर इमिनेट। सो इमिटेट जो है, इमिटेट का होता है आपका, इमिटेट इज़ नकल, यानी कॉपी, एप और मिमिक करना।
देन इज़ रिलायबल, रिलायबल यानी कि आपका भरोसेमंद इंसान, भरोसेमंद व्यक्ति इज़ योर रिलायबल पर्सन, जो कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई होता है। सो रिलायबल इज़ भरोसेमंद, इज़ ट्रस्टेड, डिपेंडेबल और स्टेबल। देन इज़ सोलिटरी इज़ अकेलापन, अकेला होना इज़ सोलिटरी। सो उसका आपका साइनोनिम्स हो जाएंगे लोनली और सिंगुलर। वहीं बात करें हम घूमना इज़ वेंडर, घूमना, रोम और डिविएट। देन नेक्स्ट इज़ दुखी या पीढ़ा, सो एंग्विश इज़ आरोनी, एज और सोरो। देन इज़ आपका बेसफुल इज़ संकोची, यानी कि साइनोनिम हो जाएंगे आपके शाई और इंट्रोवर्ट। देन नेक्स्ट इज़ काल्म, काल्म होता है आपका शांत या पीसफुल, रिलैक्स और क्वाइट। देन कम्पिटेंट यानी कि सक्षम होना किसी चीज़ में, कम्पिटेंट, आई एम कम्पिटेंट टू योर स्किल्स, तो मैं आपकी स्किल्स में सक्षम हूँ। सो कैपेबल एंड कम्पिटेंट आर साइनोनिम्स ऑफ ईच अदर। देन कॉन्डोन इज़ ध्यान ना देना किसी चीज़ पर, इज़ ओवरलुक और फॉरगिव यानी छोड़ देना उसे या फिर उस पर ध्यान ना देना इज़ कॉन्डोन। देन इज़ योर कन्विक्ट, अब कन्विक्ट होता है जो किसी क्राइम को कन्विक्ट करने वाला यानी कि अपराधी। सो क्रिमिनल और कल्प्रिट भी आपके होते हैं अपराधी। देन इज़ ड्रैग यानी कि खींचना एंड इसका साइनोनिम आपका हो जाएगा पुल। डिसरप्ट यानी कि भंग कर देना, किसी चीज़ को भंग करना, एंड उसके साइनोनिम हो जाएंगे ब्रेक, डिस्टर्ब और ब्रीच। देन इज़ योर स्वतंत्र करना, जिसका हो जाएगा इमानिसिपेट एंड लिबरेट। देन एस्टेसी इज़ परमानंद, यानी कि उसके जो साइनोनिम है वो हो जाएंगे जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस। द नेक्स्ट इज़ फेंज यानी बहाना करना और प्रिटेंड टू डू समथिंग विच आर यू नॉट यू डूइंग। सो फॉरेन का हो जाएगा आपका साइनोनिम प्रिटेंड। देन फॉरबिड का मतलब रुकना, और जैसे कि आपने देखा ही था लास्टली जो चाइनीज़ ऐप फॉरबिड हुई थी, इंडिया से बैन हो गई थी। सो आपका जो फॉरबिड है वो आपका साइनोनिम हो जाएंगे बैन, प्रिक्लूड और प्रोहिबिटेड। अब फ्यूरी होता है आपका रोष यानी क्रोध यानी गुस्सा, तो फ्यूरी का जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एंगर। देन इज़ योर हैम्पर यानी कि बाधा डालना, हैम्पर इस बाधा डालना यानी आपका ब्लॉक करना, रिस्ट्रिक्ट करना, और हिंडर करना आपका बाधा डालना, इस साइनोनिम्स हो जाएंगे हैम्पर के। उसके बाद में हम बात करें एम्बिलिसी की, सो एम्बिसाइल जो है वो आपका मूर्ख हो जाएगा, और इसके साइनोनिम हो जाएंगे इडियट, फुलिस और ड्यून्स। उसके बाद हम बात करें इनिमिकल, तो इनिमिकल जो होते हैं वो विरोधी होते हैं, यानी कि वो हार्मफुल हैं, या फिर वो उसका साइनोनिम हॉस्टाइल है। उसके बाद ल्योर इज़ लुभावना, लुभाना किसी को, एंड अट्रैक्ट इज़ ऑल्सो सेम एज ल्यूर, सो ये आपका होने वाला है साइनोनियम। उसके बाद हम बात करें मैसिव यानी कि बड़ा, ह्यूज और बिग जो है इसके साइनोनियम हो जाएंगे। देन मिमिक इज़ अनुकरण करने वाला यानी कॉपी करने वाला, मिमिक्री करने वाला, सो इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे आपके कॉपी और इमिटेटर। द नेक्स्ट इज़ योर रिलीज यानी आनंद, साइनोनियम हो जाएंगे इंजॉय और एडोर। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, जैसे आपके रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा सवाल होता है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो आप मुझे, सो प्रायोरिटी देना यानी प्राथमिकता देना, इसके साइनोनियम हो जाएंगे इज़ प्रीसीडेंस और प्रीफ्रेंस। उसके बाद हम बात करें पोइग्नेंट इज़ मार्मिक, यानी इसके साइनोनियम्स हो जाएंगे इमोशनल, सैड और टचिंग, यानी हार्ट टचिंग वाला जो सीन होता है वह है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इज़ रिवाइल, रिवाइल होता है जो आपके दोस्त आपको देते रहते हैं यानी गाली देना, एंड साइनोनियम इज़ एब्यूज़। देन रिटेलेट इज़ बदल देना, इज़ एवरेज और रिएक्ट इज़ बदला लेना, नोट बदल देना, इज़ बदला लेना इज़ रिलेटेड। सो इवेंज और रिएक्ट, किसी चीज़ पर इवेंज करना, इवेंज लेना, रिएक्ट करना और रिटेलिएट करना इज़ योर बदला लेना। देन सोलेमन इज़ गंभीर, एंड इसका साइनोनियम आपका हो जाएगा
पेंसिव, सीरियस और डिग्निफाइड। देन स्लैक इज़ ढीला यानी कमज़ोर, ढील दे देना वहाँ, सो उसका साइनोनिम्स हो जाएंगे फीबल, केयरलेस और इनएक्टिव। देन सस्टेन इज़ बनाए रखना, साइनोनिम हो जाएंगे कॉन्टिन्यू और सपोर्ट। देन सस्टेन के हो गए। एंड देन उसके बाद में बात करें एब्यूज़, वही ऊपर जो बताया था, गाली देना इज़ रॉन और हार्म, क्योंकि एब्यूज़ के लिए आपका गाली देना भी वर्ड यूज़ होता है, उसी के साथ में एब्यूज़ आपका किसी चीज़ को चोट पहुंचाने के लिए भी एब्यूज़ का वर्ड यूज़ होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा भी हो, सुना भी हो, न्यूज़ में जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें फिजिकली एब्यूज़ वर्ड का यूज़ होता है। अब फिजिकली एब्यूज़ का मतलब वर्बली एब्यूज़ तो आपकी हो गई गाली गलौज, और फिजिकली एब्यूज़ आपका हो गया मारपीट करना। सो ये जो आपका एब्यूज़ वर्ड है वो मारने के लिए, किसी तरह मतलब इमोशनली और फिजिकली आपको हर्ट करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ होता है। सो एब्यूज़ वर्ड जो है वो आपका यूज़ होता है फॉर हार्म, फॉर स्क्रोन। सो एब्यूज़ का आपका हो जाएगा स्क्रोन और हार्म। देन एडेप्ट का हो जाएगा अनुकूल बनना, आपको किसी कंडीशन को एडेप्ट कर लेना। जैसे कि आप अभी कॉलेज में जाएंगे, आप अगर काफ़ी घर से दूर आपका कॉलेज मिलता है तो आपको हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। देन हम बात करें एले की, एले का होता है आपका शांत करना और रिलीव यानी कि शांति से छोड़ देना, शांत कर देना। एंगर होता है गुस्सा, जिसका आपका साइनोनिम हो सकते हैं डिसप्लेजर और फ्यूरी, जैसा कि हमने वन वर्ड में भी पढ़ा था, वहाँ फ्यूरी का एंगर दिखाया गया था। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इज़ योर एपैथी यानी उदासीनता, तो उसके साइनोनिम हो जाएंगे इनडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट। और इसमें से अगर आपको कोई अच्छा लगे यानी पढ़ने का मन हो तो आप वीडियो को यहीं पर ऐसे रोक लें एंड ऊपर नीचे के भी 2-4 पे नज़र डाल लें, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी एक नंबर आपसे छूट ना जाए, क्योंकि बस एक बार पढ़ना है कि हाँ इसका मतलब ये भी होता है। तो पेपर में जैसी एकदम नज़र पड़ेगी कि हाँ एपैथी लिख रहा है, उसका इंडिफरेंस पढ़ा था या फिर डिसइंटरेस्ट पढ़ा था, तो वो एकदम से दिखेगा। क्योंकि एमसीक्यू आने, थ्योरी आनी नहीं है कि आपको बस एक साइड का दिया जाना है, दूसरी साइड का अपना आप लिखना है। एमसीक्यू है, क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक टिक करना है। तो अगर एक बार नज़र में निकाल लोगे कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है, तो वहाँ पे इजीली आप टिक कर पाओगे, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की नहीं है। देन बात करें नेक्स्ट की, तो आपका एरोमा है। एरोमा होता है आपका स्मेल के लिए यूज़ होता है। एरोमा बेसिकली आपका फूड के अंदर में ज़्यादा यूज़ होता है कि बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहा है फूड के अंदर से, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो आपका सेंट जो है, बिकॉज सेंट जो है आपका, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर दिए जाते हैं। आप सेंट को, एरोमा को सेम यूज़ कर सकते हैं एक ही जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट साइनोनिम बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब यूज़ होते हैं तो वहाँ पर जैसे एरोमा आपका फूड के अंदर यूज़ होगा, वहीं सेंट जो है आपका वो फ्लावर और परफ्यूम के अंदर सेंट यूज़ होने वाला है। उसके बाद हम बात करें बाइंड की, तो बाइंड का मतलब होता है बांधना। जैसे कि आप जब फाइल्स बनाते हो तो उनको बाइंड करवाते हो, तो वो बाइंड इज़ बांधना, इज़ अनटाई और फास्टन यानी बांध देना। आपके शू लेजेस फास्टन करो, शू लेज अनटाई करो। देन नेक्स्ट इज़ योर ब्लिस्टर। अब ब्लिस्टर्स आप मेडिकल टर्म में पढ़ेंगे, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला आना, छाले पड़ जाना इस ब्लिस्टर। तो उसके जो साइनोनिम हो जाएंगे वुंड और बबल। इसी के साथ में ये आपके साइनोनिम होते हैं, जैसे सर्टेन का होता है श्योर, बसल का होता है हलचल यानी हेस्ट और रस, ब्रिस्क का होता है क्विक। इसी तरह आपके साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद में ये पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो कि आप ज्वाइन कर लेंगे थ्रू बायो और कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम चलते हैं अपने एंटोनियम्स की तरफ। सो द एंटोनियम्स, ओके, सो फर्स्ट इज हॉस्टाइल। फर्स्ट वर्ड इज हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्व, शत्रुतापूर्ण यानी हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण होना, शत्रु होना, वो आपका हॉस्टाइल होता है। अब उसके एंटोनियम यानी कि इसके उल्टे जो हैं वो आपके हो जाएंगे एमिबेबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल और फेवरेबल। ये आपके जो हैं एंटोनियम होने वाले हैं हॉस्टाइल के। देन बात करें श्वैलो यानी कि उथला, उसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा डीप।
स्वेलो यानी उतला सा, खाली सा स्वेलो हो गया, और डीप हो गया गहरा। देन एरोगेंट अभिमानी का एंटोनियम हो जाएंगे मोडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी। अब आपको मेन ध्यान रखना है एग्ज़ाम के टाइम पर कि आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से साइनोनियम्स होते हैं एंड कौन से एंटोनियम्स होते हैं। बिकॉज जो बेसिक एक गलती होती है स्टूडेंट्स के साथ में वो यही होती है कि पेपर टाइम पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एंटोनियम कौन से थे और साइनोनियम्स कौन से थे। तो एंटोनियम्स का मतलब है एंट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, एंट ओनियम्स, तो एंटी मतलब उल्टा होता है, एंटी इज़ उल्टा। सो आप ऐसे ही याद रख लें बस कि एंटोनियम एंटी उल्टा, और साइनोनियम एस इज़ सिमिलर। सो साइनोनियम का मतलब जो सिमिलर होगा वो। उसके बाद हम बात करें नेटिव की, यानी मूल निवासी हम यहाँ के हैं। तो जैसे कि हमने साइनोनियम में पढ़ा था कि हमारा एलियन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि दैट एलियन वह है जिसे, जो आपका किसी और कंट्री का हो, किसी और आउटर स्पेस का हो, जिसे हम ना जानते हो, आपका एलियन है। तो नेटिव जो मूल निवासी है उसका एंटोनियम आपका हो जाएगा एलियन, फॉरेन और एग्जोटिक यानी विदेशी। देन फर्टाइल यानी उपजाऊ, और बैरन यानी बंजर। एम्बिगियस यानी अस्पष्ट, और प्रिसाइज, क्लियर और सर्टेन, आपका ये स्पष्ट हो जाते हैं सारे। अब बात वही है कि जो आपकी इंग्लिश में वोकेबलरी वाली टर्म होती हैं, वोकेबलरीज होती हैं, जो आपके वर्ड्स होते हैं, इतने सारे हैं कि आप सारे नहीं पढ़ सकते। बट वही है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का बेसिकली फॉर्मेट इनका यही है कि बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर से ही मैंने देखा है इसमें, जब से आपकी ABVMU टेस्ट करवा रही है, फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट जो आपके 2022 में आई गेस हुए थे, तब से ही जो आपके टेस्ट का लेवल था, फर्स्ट टाइम जो हुआ था तब तो बहुत ही इजी लेवल था, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ा है, बट लेवल बहुत ही इजी रहता, ज़्यादा टफ नहीं रहता, यानी इजी नहीं रहता तो टफ भी नहीं रहता, हार्ड भी नहीं रहता, मॉडरेट लेवल रहता है, जहाँ पे आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आंसर्स अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं करनी है, तो आपका इजीली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मार्क्स आ जाएंगे। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न ये भी है कि बिकॉज ऑफ जो आपका बाइलिंगुअल हो चुका है उसकी वजह से जो पेपर की लेवल है वो डिफ़िकल्ट कर दिया जाएगा, बट ऐसा भी नहीं होता है। बाइलिंगुअल जब पेपर आएगा तो उसका पेपर के लेवल से कोई मैटर नहीं है। बाइलिंगुअल बेसिकली बस आपकी 2 लैंग्वेजेस में पेपर देंगे वो। अब जो आपका लिस्ट है लास्ट में वो हाई जा सकती है बिकॉज ऑफ योर बाइलिंगुअल एग्ज़ाम। उस पर एग्ज़ाम के टफ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बातें चलती रहेंगी। देन एफर्म्स यानी स्वीकार कर लेना, उसका आपके साइन एंटोनियम्स हो जाएंगे रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, डिसएग्री असहमत होना, डिनाई मतलब भी मना कर देना। देन डोरमेंट इज़ निष्क्रिय और एक्टिव इज़ सक्रिय। देन गिल्टी मतलब अपराधी और इनोसेंट मासूम। हार्श का मतलब होता है कठोर, वहीं जेंटल का मतलब होता है कोमल। लीनियंट का मतलब होता है नरम। मिसरेबल आपका दुखी होता है, वहीं हैप्पी चेयरफुल जो आपके खुशहाल होते हैं। इंटेंशनल यानी आपने जो जानबूझकर किया, वहीं उसका उल्टा हो जाता है एक्सीडेंटल, यानी कि जो अपने आप हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, वो जानबूझकर नहीं किया गया, इंटेंशनली नहीं था। स्टेशनरी यानी कि जो चीज़ स्थिर है, स्टेशनरी मोशन में है, वहीं मूविंग मोशन, शिफ्टिंग, अनस्टडी मोशन, ये सब आपके हो जाएंगे जो गतिशील हैं, चल रहे हैं। स्टेशनरी आपका स्थिर हो जाएगा। दैन स्पिरिचुअल यानी आपका आध्यात्मिक होना, फिजिकली और मटेरियल यानी भौतिक होना, आध्यात्मिक रूप से जुड़े होना और फिजिकली रूप से प्रेजेंट होना, इस बोथ आर अपोजिट। सो स्पिरिचुअल का हो जाएगा आपका फिजिकल और मटेरियलिस्टिक, मटेरियल। देन नेक्स्ट इज और ट्रेडिशनल, और उसका उल्टा हो जाएगा अनयूजुअल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल का बेसिकली मॉडर्न एंटोनियम्स ज़्यादा दिखा है आज तक। देन वर्चुअल का हो जाएगा वाइस, तो वर्च्यू है आपका गुण और वाइस है आपकी बुराई। देन इज नेक्स्ट एब्यूडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा। और स्कैरसिटी मतलब कमी का हो जाना। एम्पल भी आपका सेम वही प्रचुर होता है। और मेर्च जो है वो अल्प यानी कम होना। देन इज और अट्रैक्ट यानी आकर्षित, अट्रैक्ट करना, वहीं उसका उल्टा आपका हो जाता है रिपेल यानी पीछे हटना। देन इज अपॉइंट यानी नियुक्त करना, और डिसमिस यानी खारिज कर देना, मना कर देना।
यानी असेंडिंग ऑर्डर चढ़ना, चढ़ाव, असेंट, और वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंट इज योर गिराव। देन बोल्ड इज साहसिक और टिम्ड इज डरपोक। क्लियर जो है आपका स्पष्ट होता है, वहीं ओपेक्यू, मोर्की, डिम और नेबुलस जो है वो आपके होते हैं अस्पष्ट, अपारदर्शी और जिनके आर पार नहीं देख सकते आप। देन इज योर कॉन्क्योर जो सहमत होना, एंड डिसएग्री मतलब सहमत न होना। कंसेंट यानी सहमति लेना, जैसे आप किसी भी ऑपरेशन के लिए जब आप वहाँ पे खड़े होंगे इन द हॉस्पिटल, जब आपकी पोस्टिंग भी होगी तो आप देखेंगे पेशेंट से पहले कंसेंट फॉर्म पर साइन होंगे, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही डॉक्टर कुछ करेंगे। सबसे पहले कंसेंट लिया जाता है, यानी उसकी सहमति ली जाती है कि हम आपके साथ में ये करने वाले हैं, आपकी सहमति है कि नहीं है। अगर पेशेंट ने कंसेंट देने से मना कर दिया तो उसके साथ में प्रोसीजर भी नहीं किए जाते। तो कंसेंट जो है आपका वो सहमति हो जाता है। वहीं डिसेंट जो है, डिसेंट और इंटरडिक्शन जो है वो आपके मतभेद यानी उस चीज़ में सहमत ना होना हो जाएगा। देन क्रूक्ड यानी मुड़ा हुआ और स्ट्रेट यानी सीधा। अब आपके क्रूक्ड जो हैं वो बेसिकली आपके ग्लास वेयर्स जो फैनिशेबल चीज़ें होती हैं वो होती हैं क्रूक्ड, आपने वहाँ पे देखा भी होगा। देन डेंस का मतलब जो आपका घना होना, और स्पेर्स मतलब बिरल काफ़ी हल्का होना, वो आपका स्पार्स हो जाएगा। देन डिविशन यानी चालक, और वहीं आपका स्ट्रेट और सिंसियर जो है वो सीधा। देन इज डल का मतलब सुस्त होना, और ब्राइट या एक्सिस्टिंग इज योर उत्सुक और रोमांचक। उसके बाद हम बात करें एविडेंट इज प्रत्यक्ष, और ऑब्वर्स और डाउटफुल यानी संदेहजनक, और ये सब। इक्विलिब्रियम जहाँ आपका होता है संतुलित, यानी आपने जैसे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी, तो मतलब जो आपकी रिएक्शन जो दोनों तरफ से आपकी बैलेंस है वो आपकी संतुलित है, वो आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। वहीं उसका उल्टा हो जाता है इम्बैलेंस, जो कि आपकी संतुलित नहीं है। ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता, ह्यूमिलिटी, और प्राइड, एरोगेंस, ये आपके हो जाते हैं अहंकार और अभिमान। वहीं इग्नोरेंस यानी अज्ञान होना, और नॉलेज इज योर ज्ञान। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इज प्रीसियस यानी कीमती, वहीं वर्थलेस और चीप यानी बेकार या सस्ता। नेग्लिजेंट यानी लापरवाह, एंड केयरफुल इज सावधान और परवाह करने वाला। देन इज योर सप्रेस यानी दबा देना, वहीं रिवील और रिलीज यानी प्रकट करना, दिखाना या छोड़ देना, ये होता है। रिवील यानी उजागर कर देना, सॉरी नोट छोड़ देना, उजागर कर देना। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, वहीं इजेक्ट और इमिट का मतलब निकाल देना, छोड़ देना। विजडम इज बुद्धिमत्ता, वहीं स्टूपिडिटी, फॉली और इम्बिसिटी जो है वो होती हैं आपकी फॉर मूर्खता। एक्नॉलेज जो है वो स्वीकार करना किसी चीज़ को, वहीं डिनाई और डैनी का मतलब उस चीज़ के लिए मना कर देना। सो ये आपके होते हैं एंटोनियम्स। इनकी पीडीएफ भी सेम एज अदर पीडीएफ्स आपके इंस्टाग्राम ग्रुप पर आज नहीं कल डाल दी जाएंगी। आज पहले आप वीडियो देखो, सो आपकी नहीं आज ही डाल देंगे, कोई बात नहीं। सो आपके इंस्टाग्राम पर अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी आपके टेलीग्राम पर डाउट सेशंस चलते रहते हैं, किसी का डाउट होता है वहाँ तुरंत क्लियर कर दिया जाता है। आपका भी अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग टू एनीथिंग यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स, आप हमसे डायरेक्ट डीएम या फिर डायरेक्ट मैसेज और ग्रुप चैट भी वहाँ कर सकते हैं। देन हम बात करें आइडम और फेजेस की, जो लास्ट टॉपिक होने वाला है इन दिस वीडियो इज़ योर आइडम एंड फेजेस। सो आइडम एंड फेजेस का ये होने वाला टॉपिक, जहाँ पे दिए गए हैं आपके पास में, वहीं आपको बताने हैं उनके मतलब क्या होते हैं। आप उन वर्ड्स से, उन फेजेस से क्या समझते हैं, उनके मतलब क्या हैं। सो टू बी अंडर द वेदर यानी मौसम के नीचे आ जाना, बीमार हो जाना। जैसे मौसम चेंज होता है उस टाइम पर बोला जाता है मौसम का असर हुआ है। तो टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है टू नॉट फील वेल और टू फील सिक और अनहेल्दी इज़ योर करेक्ट आंसर। देन योर नेक्स्ट आइटम इज़ टू स्मेल अ रैट। अब टू स्मेल अ रैट यहाँ पे ये नहीं है कि चूहे की महक आ रही है। सो ये आपके आइटम एंड फेजेस है, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं
अपने सेंटेंस की ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए, ताकि आपको वहाँ पे आप लगे कि हाँ वेल एजुकेटेड हैं, कुछ अच्छी पकड़ है इंग्लिश में, है ना। इस तरह ये यूज़ होते हैं। जो मोस्ट ऑफ तो ये सॉफ्ट के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। बाकी आप क्योंकि लॉन्ग पैसेज में ना बोलकर शॉर्ट में बोल देना इज़ योर यूज़ ऑफ आइडम एंड फ्रेजेस बेसिकली। सो टू स्मेल अ रैट का मतलब है किसी भी एक चीज़ पर सस्पेक्ट करना या फिर कुछ गलत हो रहा है वो आपको डिटेक्ट कर लेना, इज़ योर स्मेल और रैट हो जाएगा। देन वंस इन अ ब्लू मून इज़ योर रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। अब वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि जैसे चंद्रमा, नीला चंद्रमा एक बार दिखना ना, इस तरह। तो वो ये जो फेज़ है, ये जो आइटम है, ये यूज़ होता है आपका रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, यानी कभी कभार के लिए यूज़ किया जाता है। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, या फिर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, बहुत टफ चैलेंज है, या फिर कोई डिफ़िकल्ट पर्सन है, तो एक हार्ड नट टू क्रैक ये हो जाता है। यानी लोहे के चने चबाना, जिसका आपका हिंदी में बोल सकते हैं लोहे के चने चबाना इज़ हार्ड नट टू क्रैक। देन रेड लेटर डे। रेड लेटर डे जो होता है आपका, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन के लिए यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे के लिए वो यूज़ होता है। सो ये रेड लेटर डे इज़ एन इम्पोर्टेंट डे, अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्थी और मेमोरेबल। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, याद करने लायक, लिखने लायक जो दिन था, वो उसके लिए यूज़ होता है ए रेड लेटर डे। देन बीट अराउंड द बुश इज़ योर, घुमा फिरा कर बात करना इज़ बीट अराउंड द बुश। सो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को छोड़कर इधर उधर की बातें करना, वो आपका होता है बीट अराउंड द बुश। जैसे कि बहुत से लोग बीट अराउंड द बुश करते हैं, मेन बात वो ना कर कर इधर उधर की बातें घुमाते हैं, तब काफ़ी टाइम बाद, आपका टाइम ख़राब करने के बाद में बताते हैं कि हाँ मेन पॉइंट ये था। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बीट अराउंड द बुश वाले लोगों से बचना है जो ऐसा करते हैं, एंड जो मेन आपको सीधी बात करे उनके पास में रुके रहना है। देन बाय लीप एंड बाउंस आपका यूज़ होता है वेरी क्विकली, रैपिड और स्विफ्टली के लिए। फेस द म्यूज़िक होता है आपका भी पनिश्ड, यानी अब आप फेस करेंगे म्यूज़िक, तो के का परिणाम भुगतना, जो आपने जो कर दिया उसके लिए जो आपको सज़ा मिलेगी, उसके लिए आपका यूज़ होता है नाउ यू हैव टू फेस द म्यूज़िक इफ़ यू डन दिस थिंग रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज़ योर गिफ्ट ऑफ द गैब इज़ एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली और टॉक वेल एंड प्रिसाइजिवली। तो अच्छी तरह बोलना इज़ योर गिफ्ट ऑफ द गैब, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, वो आपका वहीं पे आपका बोला जाता है ही स्पीक्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ अ गैब। द नेक्स्ट इज़ स्पिल द बीन्स टू लीक द सीक्रेट। अब अनजाने में भेद जो खोल देते हैं, काफ़ी आपके साथ भी होते हैं जिन्हें आपने कुछ बता दिया वो किसी और को बता देंगे, है ना। तो आपने कुछ सीक्रेट अपने दोस्त को बताया, उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि उसने तो ऐसा किया, उसने ये हो गया उसके साथ में, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं ही इज़ अ पर्सन हु स्पिल द बीन्स। तो वह व्यक्ति है जो कि हमारे सीक्रेट्स को लीक कर देता है। उसके बाद हम बात करें टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। अब यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपसे 4 बातें करूँ, अब ऊपर मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, नीचे आपको मैं कुछ और बता रहा हूँ, बट मेन पॉइंट जो है मैंने उन्हीं की बातों के बीच में आपको कुछ मेन बात बता दी जो मुझे बतानी थी। सो एक हिडन मैसेज, जैसा कि आपकी मूवीज़ में भी होता है, जहाँ पे आपको पज़ल के थ्रू आपको कोई हिडन मैसेज दिया जाता है, तो 4-5 बातें इधर उधर की करके उसमें बीच में ही जो आपके हिडन मैसेज दिया जाता है वो आपका होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देन ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास हो जाएगा आपका अ ट्रीचियस पर्सन या एन अनरिलायबल एंड डिचफुल पर्सन। सो जो आपके एक्स होते हैं, जो स्नेक होते हैं इन द ग्रास, आपके एक्स हुए जो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हुए थे जो भी अगर, सो वो आपके थे स्नेक इन द ग्रास, दैट ही इज़ और सी इज़ द स्नेक इन द ग्रास, जो है आपका वो हो जाएगा जो आपका सीक्रेट एनिमी है या फिर जिसने आपको धोखा दे दिया, जिस पे आप विश्वास नहीं करते, वो आपके हो जाएंगे स्नेक इन द ग्रास। अब इसी तरह काफ़ी टॉपिक्स हैं, आप कब तक ही इन्हें पढ़ लेना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, बाकी वीडियो पॉज कर कर भी आप देख सकते हैं। जैसे ब्रेक द आइस, यानी इंटीमेट समथिंग, या फिर किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना
इनिशिएट करना कुछ, इनिशिएट समथिंग। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, है ना। चुप्पी, जो चुप रहते हैं वो एकदम से बोलें, जब सारी पूरी सभा है वहाँ पर एंड सब चुप हैं, उसमें एक बंदा अगर बोल देता है तो you will call him that he is the one who break the ice in this conversation, in this room, he is the only one. Then next is a fish out of water is an uncomfortable position। जैसे कि अगर मान लो आप, जैसे गर्मी है, आप घर में बहुत आराम से अपना एसी चलाकर, पंखा चलाकर, कूलर चलाकर बैठे हैं, एंड वहीं अगर आपकी मम्मी आपको कुछ बता दे कि जाकर दुकान से ये लेकर आ जाओ, तो वो कंडीशन आपके लिए हो जाएगी अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी आपकी जो कंफर्टेबल, जो आपकी पोजीशन थी, जो आपकी कंडीशन थी, फेमिलियर सर्कमस्टांस जो आपके अच्छे खासे थे, जहाँ आप गर्मी में एसी में आराम से बैठे थे, ठंडक में अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी, एक अनफेमिलियर सर्कमस्टेंस, यानी आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका जो आइटम यूज़ होता है ए फिश आउट ऑफ वाटर। देन बी ऑल ईयर्स इज लिसन इंटेंशनली और वेरी अटेंटिवली, बहुत अच्छी तरह सारे कान लगाकर सुनना, वो आपका जो होता है इज दिस, गौर से सुनना। ऑल, बी ऑल द ईयर्स। द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट जो हो जाते हैं इसमें, जैसे कि वन क्लाउड नाइन इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो वन क्लाउड नाइन जो होता है आपका यूज़ होता है फॉर एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा खुश या फिर उत्तेजित हैं आप, सातवें आसमान पर होना, इज़ वन क्लाउड नाइन। द नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस इज़ नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। अब आप साइड, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जैसे आपके दो दोस्तों की लड़ाई है, अब आप क्या करेंगे, आप दोनों के खिलाफ़ नहीं बोल सकते, ना किसी एक के खिलाफ़ बोल सकते। अब आपको क्या करना है, आपको साइड में बस बैठे रहना है आराम से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने तक, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवानी है, बट किसी एक का आप साइड नहीं ले सकते। वहाँ पे आप बोला जाता है कि जिस विवाद में आपने किसी की भी साइड नहीं ली, वहाँ पे आप साइड में बैठे रहे। सो सिट ऑन द फेंस का मतलब यही होता है कि दुविधा में होने के बाद भी आप वहाँ साइड में बैठे रहे, आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया, वह आपका सिट ऑन द फेंस हो जाता है। देन टू टर्न अ डीफ ईयर आपका होता है रिफ्यूज़ टू ओबे, यानी कि कान पर जू तक ना रेंगना, जो आपका हिंदी में मुहावरे हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि आपसे कहा गया उसके बाद में भी आप नहीं सुनते हैं, तो वो आपका हो जाता है इज़ टू टर्न अ डीफ ईयर। देन टू गेट इन टू हॉट वाटर इज़ टू गेट इन टू ट्रबल। सो मुसीबत में पड़ने को हम बोलते हैं, आइटम इज़ टू गेट इन टू हॉट वाटर। सी आई टू आई का मतलब होता है फुल एग्रीमेंट होना, एग्री होना एक दूसरे से, एक दूसरे की आँख में आँख डालकर पूर्ण रूप से सहमत होना, इज़ सी आई टू आई। देन नेक्स्ट इज़ कॉल इट अ डे, यानी डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी आज आपने ये करने से मना कर दिया, आपने संन्यास ले लिया, तो कॉल इट अ डे, यानी दिस इज़ माई लास्ट डे ऑन दिस ऑफिस, आई एम कॉल इट अ डे, तो आपने वो छोड़ दिया, डिसाइड कर लिया। इसी तरह रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी रेनिंग एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसमें यूज़ होता है देयर इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और टू एंड इन स्मोक यानी टू कम टू नथिंग, और एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, और येल्डिंग नो रिजल्ट। सो धुएं में उड़ाना यानी टू एंड इन स्मोक, कोई भी बात ऐसे ही बोल देना और वो ना हो पाना, वो आपका टू एंड इन द स्मोक होता है। इसी तरह और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हो जाते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक एक बार आप इनमें ज़रूर देख लें। जहाँ पे हमारे आइटम फेस जो हैं वो 200 के करीब मैंने चूज़ किए थे, दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, जो कि काफ़ी रिपीटेड भी हैं इन दिस पेपर एंड अदर पेपर्स, एबीवीएमयू में भी, और पीछे जो और अलग अलग होते हैं, यानी जैसे दूसरे स्टेट्स के, वहाँ पर भी इसमें इंग्लिश में पार्ट में काफ़ी ये देखने को मिलते हैं। सो ये सभी रिपीटेड हैं, तो आप देख सकते हैं। सो ये पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार चैनल को जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद चलते हैं, आप पढ़ते रहें, ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा। सो दिस वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे इंग्लिश सीरीज़ के आज होने थे। देन नेक्स्ट
यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पार्ट पर होनी चाहिए, विच सब्जेक्ट यू वांट फॉर वीडियोस। आपको नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, आई गेस आज डेट जो है वो हो चुकी है 8, सो 8 जून आज है एंड 14 को आपका एग्ज़ाम है। होपफुली आप सभी ने एडमिट कार्ड्स अपने रख लिए होंगे। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। वहाँ एक पॉइंट हमारा मिस हो गया था, जो था आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, बस एक गवर्नमेंटल आईडी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वैलिड होगा, बस आपका गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर नेम होने चाहिए। वह आपको लेकर जाना है, वो आपका एक आइडियल प्रूफ होगा। आईडी प्रूफ आपको वहाँ पर लेकर जाना है साथ में। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि वी विल प्रिपेयर दैट फॉर यू गाइज। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रैक्टिस करते रहें, डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट।